जल्दी से स्टार्ट करेंगे सब कोई। वेलकम 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 एवरीबॉडी। आज अपने एक नया दुनिया देखने वाले हैं। करेक्ट। फाइनेंस की दुनिया। फाइनेंस की दुनिया बहुत ही अनोखी है, कुछ डिफरेंट है। और एक होता है ना, सबसे मतलब हम इस वर्ड को क्या बोले, फेवरेट फ्रूट बोलो आपका, जनरली मैंगो है कि नहीं? वैसा ही ये रसीला टॉपिक है, एकदम जबरदस्त टॉपिक। आकाश गुड आफ्टरनून, सृष्टि गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आएंगे सब। ये टॉपिक से मजेदार टॉपिक सब्जेक्ट आपके करिकुलम में हो ही नहीं सकता था। और आने वाले टाइम में तो ये टॉपिक को 80 नंबर का वेटेज दे दिया, 80,000 का सूज। समझ रहे हो? सुने मम्मी वाला, छोड़ो। अभी नए सिलेबस में एफएम, जो भी ये वीडियो में कर रहे हैं, एंड डेटा एनालिटिक्स बोल के एक टॉपिक आया है, जिसमें एफएम 80 मार्क्स है। सिलेबस सेम जो इन लोग का 50 नंबर है, ओल्ड वाले लोग का। और ये 20 मार्क्स का जो डेटा एनालिटिक्स आया, इसमें सिर्फ आपको यही पार्ट को कैसे कंप्यूटर में लिखते हैं वो सीखना है। तो क्योंकि आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा, तो डेटा एनालिटिक्स इज नथिंग। कोई भी चीज का बार ग्राफ बनाना, पाई चार्ट बनाना, कैसे इस चीज को प्रेजेंट करते हैं वो सिखाना। जैसे आप बताते हो ना एक्सेल, आप लोग बचपन में क्या सुने हो, एक्सेल सुने हो, तो बस वही एक्सेल में कोई भी डेटा को कैसे प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं। तो ये और ये इंटर रिलेटेड हो गया। जैसे ये कर देंगे, ये सीखना बहुत इजी हो जाएगा। तो नए सिलेबस वाले जब ये वीडियो करेंगे, आप नए सिलेबस वालों के लिए ही बोल रहा हूं, आपको ये 80 मार्क्स तो सेम एज ओल्ड सिलेबस है, तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 मार्क्स का लाइव क्लासेस होगा अगर आप बाद में एडमिशन लेते हो। तो अगर आप अभी एडमिशन लिए हुए हो तो आपका और न्यू सिलेबस का और ओल्ड सिलेबस का क्लासेस सेम ही है। क्योंकि क्या वेटेज, ऑब्वियसली वेटेज बढ़ जाएगा। 50 नंबर के लिए जो चैप्टर्स थे अब 80 के हो गए हैं, तो सब चैप्टर्स के थोड़े मार्क्स का वेटेज, चैप्टर्स उतने ही। करेक्ट करेक्ट। ये चीज आपके साथ क्या, ये चीज सीए इंटर में भी है। एफएम आप में 50 का है, सीए इंटर में 60 का है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं अलग है। तो बस वो मार्क्स का वेटेज का है। मैं खुद बोलता हूं, आपके इंस्टीट्यूट का ओल्ड सिलेबस का ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट मिस्टेक था कि कॉस्ट का सिलेबस बचिया जैसा और एफएम का सिलेबस बड़ा, बट मार्क्स बराबर कर दिया था। तो अब देखो कितना बढ़िया काम किया, मस्त बात। देखो नए सिलेबस वाले लोग के लिए बात कर रहा हूं, जो जो जून 23 ऑनवर्ड्स नए सिलेबस में रजिस्टर्ड है। पहले मैं उनका बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर। यहाँ कोई नहीं है, एक बार छोटा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा तरीके से तो वो लोग ही नहीं बताया है, तो अपने कौन होते हैं, बुक ही नहीं आया है अभी तक। सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब आई है और कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब आई है, 2 बुक आई है, नई किताब आ गई। और एक मेरे को अपने से मतलब है, अपने एक दुनिया जहान का मतलब नहीं रखते। सुनना, न्यू सिलेबस में पर्टिकुलर ये 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। पहला ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, डिट्टो सेम सिलेबस, डिट्टो सेम सिलेबस एज ग्रुप 1, एकदम डिट्टो। तो जो लोग भी ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, सेम कंटेंट देख सकते हैं। और ये मैं जब बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो ये भी बोल देता सीए वाला देख लो। जब मैं सीए में अलग कर सकता हूँ, तो मैं अगर अलग होता तो ये भी अलग लेता, बट सेम है तो बेकार का एनर्जी वेस्ट करके लाभ नहीं है। बट यस, सीए में अलग क्यों है, उनका पैटर्न अलग, आपका पैटर्न अलग। सीए का ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का अभी तक का पैटर्न तो सेम ही है। अभी तक ये नहीं बोला एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, तो तब तक के लिए तो कोई टेंशन है नहीं। तो ये डिट्टो सेम है, चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो। नेक्स्ट पेपर जो है वो ग्रुप 2 में है, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये तो हमारे भी है, हाँ यही वाला पेपर। क्या नाम है देखो आपके इस पेपर का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत बड़ा है, 50 नंबर के लिए जो टॉपिक है वहां सीएमए में ये अब 100 नंबर का कर दे रहा है। बट यस ऑफ कोर्स इसमें और चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे, तो जितने नए चैप्टर्स ऐड होंगे वो लाइव होंगे। बट जो सेम चैप्टर है, जैसे कि ये 3, क्या क्या पहले 3, बजट, मार्जिनल स्टैंडर्ड और ट्रांसफर प्राइसिंग लर्निंग, ये तो सेम है। अबे हम तो कुछ चेंज, कॉस्ट में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं है, स्लैब चेंज हो गया। इसमें तो सब कुछ वही फॉर्मूला पहले जो था वही आजीवन चलेगा। हाँ पैटर्न, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम पैटर्न, तो वो तो न्यू ओल्ड का अभी तक सेम है। और जो एडिशनल चैप्टर्स है वो पूरे लाइव लिए जाएंगे, बस सिंपल। तो ये एक 100 नंबर का सब्जेक्ट बना दिया, इज्जत दे दिया कॉस्ट को 200 नंबर का, सिंपल सा बात बोलूं तो।
कॉस्ट को कितने नंबर का इज्जत दे दिया, अभी तक कितने नंबर का था 150, तो ऑफ कोर्स 200 का इज्जत दिया है तो 200 जितना कुछ डाला भी है, थोड़ा एडिशनल चैप्टर्स डाले हैं। अब बात आता है नेक्स्ट पेपर जो कि बना दिया इसको तोड़ के एफएम एंड डेटा एनालिटिक्स। जैसा मैंने आपको बोला एफएम इज नाउ 80 मार्क्स, डेटा एनालिटिक्स इज, तो आप जो 50 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं ये भी वो 80 नंबर के लिए पढ़ेंगे। एक चैप्टर और ऐड किया एफएम में जो सीए इंटर में था, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, मतलब कैपिटल बजटिंग का एक लेवल एडवांस्ड, मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के साथ कैपिटल बजटिंग, तो वो एक लेवल ऊपर कर दिया एक चैप्टर ऐड करके, बाकी सब सेम। तो भैया ऐसे लोड लेने वाली बात, मतलब एफएम में जो सीए इंटर का सिलेबस है 60 नंबर का, वही सिलेबस 80 नंबर का आप में है। बट वही मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा पूरा सीएमए ओरिएंटेशन के साथ, यानी नए तरीके से ही। तो आप लोग का 80 मार्क्स में जो वो एक एडिशनल चैप्टर है वो और डेटा एनालिटिक्स का लाइव क्लास होगा एडिशनल, ठीक है। लास्ट एक पेपर और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ओएमएसएम, वो तो इसी बार मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा नया, और अगली बार भी डिट्टो सेम है। वेटेज का थोड़ा सा बातचीत चल रहा है चेंज करने का, बट मेरे ख्याल से अभी का जो वेटेज है वो वही है 70 और 30। आता एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स का है ये, और ये 30 to 35 मार्क्स का, क्योंकि पेपर तो 130 नंबर 25 नंबर का होता है, तो उस चक्कर में आप आराम से ओएम 80 भी अटेम्प्ट कर सकते हो ऑप्शन की वजह से। क्या डन है बात आप लोग को? तो ये कुछ 4 पेपर्स है जो मेरे शैली में आएंगे, जिसमें से दिस इज ओल्ड सिलेबस हो या बोलो न्यू हो, डिट्टो सेम, ठीक है, और ये डिट्टो सेम। तो ये 2 सब्जेक्ट चाहे आप वीडियो देखो लाइव करो, बात एक ही है, ठीक है, चाहे ओल्ड सिलेबस देखो न्यू सिलेबस देखो। अब अगर आप ये 2 का बात करें तो इसमें सिर्फ क्या चेंज है, मैंने जैसे बोला कुछ एडिशनल चैप्टर और इसमें कुछ एडिशनल चैप्टर, तो उसका लाइव क्लास होगा और ऑब्वियसली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होगा। जो लोग भी आपके नेक्स्ट आने वाले जीव हैं उनके लिए मैं बोल दूं, नहीं तो वो जीव लोग सोचेंगे भैया लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे। अबे सेम है, हम 4 बार एक चीज़ नहीं बोलते, हम लोग को उतना पैसा कमाने का भूत नहीं है, हम लोग को मालूम है मेहनत कब क्या करना है। तो मेहनत पूरा जी जान लगा दिए इस बैच में, और 100% लाइव क्लास लिया हूँ। एक भी क्लास आप लोगों को वीडियो देने का कोशिश नहीं किया सिवाय ये 2 चैप्टर, कारण 2 चैप्टर बहुत आसान 3 क्लास का, और दूसरा मेरा प्रॉब्लम हो गया, भरा हुआ बोतल से मारेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ उसके वजह से वो 3 चैप्टर वीडियो हुआ है, और नए सिलेबस में अगर आप बच्चे चाहते हैं मैं वो लाइव करा दूंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कंटेंट राइट नाउ, जो अगली बार से मेरे साथ होने वाला है। अब बात करते हैं एफएम के बारे में, चाहे वो न्यू वाले हो चाहे वो ओल्ड वाले हो। इस पूरे सब्जेक्ट का वेटेज कितने नंबर का है आपके ओल्ड में 50 में, न्यू में 80। मेरे को एक बात बताओ सर, पेपर पैटर्न कैसा होगा? पेपर पैटर्न न्यू वाले का अभी तक आया नहीं है, तो यही अजम्पशन चल रहा है ओल्ड जैसा है, बट सिंस ये सब्जेक्ट ही पूरा 80 नंबर का नया होने वाला है तो क्या पेपर पैटर्न लाएगा आई डोंट नो। कंटेंट इज डिटो सेम, और अभी तक का पैटर्न बोले क्या एफएम और कॉस्ट का पेपर बटेगा आप लोग का ओल्ड सिलेबस में? 50 का अलग सेक्शन और 50 का अलग सेक्शन। 2019 दिसंबर तक अलग अलग था, जब तक हाथ से लिखते थे पेन पेपर तक लिखते थे 2019 तक सेग्रीगेटेड आता था, 50 कॉस्ट 50 एफएम, दोनों में एक एक ऑप्शन, तो आसान था, सेग्रीगेटेड था। अब नहीं है, एक ही क्वेश्चन में एक पार्ट एफएम एक पार्ट कॉस्ट, 2 एफएम 2 कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। एमसीक्यू भी शफल्ड है कि नहीं, कब भी आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन एफएम का है या, ऑब्वियसली अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो, पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली तनवीर गुड आफ्टरनून, पता चल जाएगा कि क्या करना है। सर एक बार आप हुबहू कराइए हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू, इस पूरे टॉपिक के थ्रू, जरूर कराऊंगा, बट ये चैप्टर्स इसमें जितने हैं और क्या पेपर पैटर्न होने वाला है वो आपको ऑलरेडी ग्रुप 1 का जो कॉस्ट का पैटर्न है वही इसका है। तो ग्रुप 1 कॉस्ट का पैटर्न जैसे कि आपके पास था, बताओ सबको ही कैसे आता है। सेक्शन ए, जल्दी से बोलो 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 बोलो, ओरिएंटेशन करा रहा हूं, आप लोग बोले ना 1 into 20, क्या 20, ये 1 into 20 एमसीक्यू विथ अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग, विथ अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग। नए सिलेबस में प्रपोज किया जा रहा है नेगेटिव मार्किंग, यस आ गया, वो लिखा हुआ तो है कि नेगेटिव मार्किंग होगा 25%, हाँ लिखा हुआ है 25% नेगेटिव मार्किंग अभी लिखा हुआ है, बट यही बात पे डिबेट चल रहा है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तक श्योर नहीं। नए सिलेबस के लिए आप सिंस ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड हो,
और इस टर्म तो ओल्ड में ही दे रहे हो, अगली बार देना ना पड़े ये तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रार्थना रहेगा। बाई चांस कोई एक ग्रुप डेफर कर रहा है या सर हम बाद में देंगे सेकंड ग्रुप, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप ओल्ड में भी दे सकते हैं, और तो ऑब्वियसली अगर ओल्ड की पढ़ाई की भी होगी तो ओल्ड में ही देना, ठीक है। नेवरदलेस 1 into 20 जिसमें नेगेटिव मार्किंग अभी के हिसाब से तो ना न्यू में है ना ओल्ड में, क्योंकि न्यू में अभी भी लड़ाई चल रहा है इस बात को लेके। सेक्शन बी बताइए। वेरी गुड, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, जिसमें मतलब टाइप योर आंसर टाइप होगा, ज्यादातर प्रैक्टिकल, लेस ऑफ थ्योरी। और वो टाइप ऑफ थ्योरी भी बहुत इजी होता है, 1 वर्ड आंसर या 3 वर्ड आंसर, मतलब बहुत छोटे में लिखना है, ऐसा नहीं है पैराग्राफ लिखना है अपने को, ठीक है ना बात। तो आप लोग को अपना टाइपिंग स्पीड भी अब बढ़ाना है, और प्लस वो सब जो एक्रोनिम्स आप लोग यूज करते हो बंद करना है, कि आर आर होता है, आर ए आर ई नहीं होता, यू यू होता है, वाई ओ यू नहीं होता। ये जो एक्रोनिम आप लोग यूज करते हो ना अभी के, तो अब ये सब चीज चेंज करना होगा, नहीं तो देन का देन हो जाएगा, आप देन में चले जाओगे देन में चले जाओगे, तो देन को देन लिखना, नहीं तो सच में देन में चले जाओगे, ठीक है। तो प्लीज प्रॉपरली अपना ये सब चीज, बेस्ट तरीका वही है, टाइप जब करते हो एक दूसरे को मैसेज ट्राई कर लो अब पूरा लिखना। मैं डे 1 में भी यही बोला, जैसे भी मैं चाहता हूं आप जितना हो सके आज से अब स्टार्ट कर दो फुल लिखना, आपस में तो पक्का ही, बाकी लोग को करोगे तो बात वो लगेगा ना, ही सो मतलब होता है ना क्या, आउटडेटेड, ही सो आउटडेटेड। बाकी का हमको नहीं मालूम, आपस में तो करना, और आपस में अगर कोई ना करे रिप्लाई, मतलब वो मतलब ना करे तो बोलना हमको समझ में नहीं आया, ठीक से लिख के दे, समझ गया, ताकि उसको लगे अरे हाँ रे हम गलत कर रहे हैं कुछ। तो पूरा प्रॉपर आपस में आप लोग एकदम यूनिटी बना के पूरा ठीक से लिखना, मजाक नहीं कर रहा है। अगला 2 महीना में अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब मजाक मजाक में यू विल लर्न। नहीं, बात लैपटॉप या फोन का नहीं है, बात बस वही है कि आप लोग हड़बड़ी में कर दोगे, वो द को द, वो THE नहीं आता है भाई, तो वो जो आदत है ना बस उसको ही ठीक करने का मैं आपको हेल्प करा रहा हूँ। और दिस इज अ वेरी फन काइंड ऑफ एक्टिविटी, मतलब जिससे आपको मेरे ख्याल से कोई लोड भी नहीं लेना, ठीक है। आओ सी, होगा होगा, हम बोल रहे हो, ये हम लोग का जीवन बहुत साफ था, हम लोग बच गए, वो चलेगा। सुनना, ये सब अलाउड है, हम ये नहीं बोला आप शॉर्ट फॉर्म, आप EBIT है तो EBIT लिख सकते, आप MOS को MOS लिख सकते, BEP को BEP तो BEP भी है। RM DM इतना माथा नहीं लगाएगा वो लोग, अगर तुम कॉस्ट शीट बना रहा है और तुम कोई आंसर में वापस से उसको यूज कर रहा है, एक काम करना होगा मालूम, बस पता है फर्स्ट टाइम लिखते वक्त ब्रैकेट में RM उसको लिख देना, रॉ मटेरियल RM। अब सपोज उसमें और बहुत बार RM आने वाला है, तो तुम एक बार उसको बता दिया कि मेरा रॉ मटेरियल मतलब RM होता है इस आंसर में, अलाउड है, बहुत चीज है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सेप्टेड है आपको दिक्कत नहीं रहना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सुमित, क्या सबको समझ में आ रहा है मेरी बात है? छोड़ो अब ये बात, नेक्स्ट बताओ, सेक्शन C, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी नाइस, बट ऑप्शन है क्या इसमें? अबे 12 नंबर का एक है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है नहीं? हाँ, 6+6 करके, वही मैं बताऊंगा अभी। 12 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 6+6 या 7+5 या आपका मतलब 4+8 ऐसे रहेगा, और इस 6 में भी आपको 2 2 2 समझ रहे हो, 3 2 1 वैसे रहेगा, वो यही है। हाँ हाँ, तो अब 9+6 में 15 होता था, अब 12 हो रहा है, 12 को कैसे देगा? 6+6 या 7+5 या, तो कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, जनरल एक्सेप्टेड वो लोग का 6+6 रहता है, जिसमें भी 6 को 3 to 1 या 2 to 2 अंदर सब, कारण आपको और पार्ट मार्किंग का स्कोप मिले। ये नहीं प्रैक्टिकल में देखे नहीं, कल जो सॉल्व कर रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में,
दो दो दो, 6 + 6 का एक सेट है, उसमें भी 2 2 2 3 2 1, याद है मार्जिनल का 3 2 1 करके था। तो इस तरीके से अब इसमें आपको करना कितना है आपको मालूम है, इसमें से आपको कितना करना है, 5 रहेगा बट अटेम्प्ट 4 करना, 5 रहेगा बट अटेम्प्ट कितना करना है, जिसमें से एक थ्योरी, जिसमें से एक, तो जनरली लोग वही शॉर्ट नोट स्किप करते हैं। शॉर्ट नोट में अगेन आपको, मेरे को नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि पता टाइपिंग हो गया, आज अगर रिटर्न होता मैं बोलता करना चाहिए। टाइपिंग में हम 3 नंबर के लिए कितना टाइप कर देंगे हमको नहीं पता, पहला बात। दूसरा बात, 3 × 4 12 होगा, और इसमें एक और ऑप्शन है 5 में 4, मतलब शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन में एक और सब ऑप्शन है, तो मतलब समझ रहे हो, ये 12 नहीं, ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें से, जो तुम शायद छोड़ो, शायद छोड़ो। तो 12 × 4 अटेम्प्ट करने वाले कितने हो गए बताओ, 48, कितना हो रहा है टोटल मालूम, 88, कितना बचा 12, 12 नंबर का एक फिक्स कंपलसरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि जनरली फुल 12 का एक रहता है, जिसके अंदर डिवाइडेड रहता है 4 + 2 3 प्लस वैसे। और अगर जैसे मैं ग्रुप 2 का पेपर बोलूं ओल्ड सिलेबस में, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है, 6 नंबर का मार्जिनल दे, 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दे, 6 नंबर का कैपिटल बजटिंग दे दे, हो सकता है, या फिर पूरा 12 कैपिटल बजटिंग दे दे, पूरा 12 कैश फ्लो दे दे, पूरा 12 मार्जिनल दे दे। बट पैटर्न अगर मेरे को पूछो, सिंस इसमें 2 सब्जेक्ट है तो 2 देना चाहिए, एक मार्जिनल एक एफएम, मतलब एक कॉस्ट एक एफएम जनरली। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से आपका ग्रुप 2 का ओरिएंटेशन है। ये हो गया ग्रुप 2 का पेपर का एनालिसिस कि ऐसा पेपर आएगा, और मोटा मोटी वेटेज ये लोग ये 50-50 फॉलो करते हैं मोटा मोटी, यानी ये लड़ाई मत कर लेना सर कॉस्ट का 40 ही आया एफएम 60 आ गया, या कॉस्ट का 60 आ गया एफएम कुछ भी आए। अब आपको टॉपिक आता है, मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, अच्छा ही है क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा है। बट दूसरा, अगर ज़्यादा का आया मतलब ज़्यादा टॉपिक भी पूछेगा। तो अभी क्या है, स्वॉट एनालिसिस वाइज अगर मैं ओल्ड सिलेबस का जब ओरिएंटेशन कराया था ना, जो लोग ये वीडियो लिए मेरा, मैं आपको बता दूं उसमें सिंस 50 नंबर के लिए चैप्टर इतना ज़्यादा, तो आपको समझ में आ रहा है कई चैप्टर्स ऑल्टरनेटिव्स में होते होंगे। मतलब पता है, एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पुराने सिलेबस में होता था, जैसे सपोज 5 का ए फिक्स होता है, जैसे पुराने सिलेबस में अपने देखते थे कि हमेशा इसी टाइप का पूछता है, या लेबर या मटेरियल, याद करो शुरुआत में जब अपने बात किए थे, या मटेरियल या लेबर, 2 का ए या तो मटेरियल होगा या तो लेबर। वैसे ही इस सब में क्या होता था पता है, 3 चैप्टर का स्लैश 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 होता है, मतलब या तो 5 का ए क्या होगा, वर्किंग कैपिटल, या तो कैश मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। 5 का बी या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा कॉस्ट में नहीं था, क्योंकि कॉस्ट में 100 नंबर के लिए 14 चैप्टर था, यहाँ पे 50 नंबर के लिए 9 चैप्टर है। ये सबसे घटिया काम है, ये सबसे घटिया काम है। बोलो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेवरदलेस अभी क्या आगे हो रहा है उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को सब्जेक्ट का नॉलेज पूरा लेना है, एग्जाम में क्या है देखा जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वॉल्यूम 2 और जो भी पास्ट ईयर पेपर्स है क्लियर होता रहेगा, ठीक है। टेस्ट अनाउंस किया आपका ग्रुप 1 का 15 सितंबर, एक बार मेरे को वापस से याद दिलाना, मैं ग्रुप में अनाउंस करूंगा, मैं बोला था, ठीक है। आइए आज अपने अब एक नया दुनिया देखते हैं। कॉपी में हेडिंग देंगे सबको ही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स, और जो लोग न्यू सिलेबस है 80 मार्क्स। वीडियो मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है। क्या लिख रहे हो? फाइनेंशियल, क्या समझते हो इस शब्द मैनेजमेंट से? सर अब आप हम लोग को मैनेजमेंट सिखाएंगे? हम लोग ओएम कर रहे हैं, हम लोग एसएम कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप हम लोग को मैनेजमेंट सिखाओगे? अच्छा सॉरी, बट क्या मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग मालूम है? सिंपली चीजों को, अच्छा इसमें किस चीज को मैनेज करना? फाइनेंशियल एस्पेक्ट, पैसे को सर। तो कॉस्ट में और एफएम में क्या डिफरेंस है? सुनना, कॉस्ट प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है, एफएम प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे जोर नहीं दिया। वो बोल रहा है कॉस्ट तेरा काम हो जाए तो हमको बताना। जैसे कॉस्ट का काम होता है ना, सीईओ और सीएफओ ऑफ द कंपनी, ये कॉस्ट जो भी सेक्टर ऑफ पीपल होते हैं, जो याद है, एक याद है आपको,
बजट में मैंने बोला था बजट ऑफिसर होता है एक, जो सारे डिपार्टमेंट का जो मेन मैनेजर होता है उनका रिपोर्ट लेता है और एक मास्टर बजट बनाता है। और वो मास्टर बजट वो किसके पास लेके जाता है? सीएफओ के पास, सीईओ के पास। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीप नहीं, क्या बोला? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, नाम में देखो फाइनेंशियल ऑफिसर, वो क्या करता है? अब वो ये डेटा लेता है और इस डेटा का फिजिबिलिटी और चेक करता है। इस डेटा को अचीव करने के लिए क्या मेहनत उसको करना होगा, और अगर ये डेटा अचीव करना है तो अब उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर यानी वही चीफ फाइनेंशियल मैनेजर का पता है आपको, तो ऑब्जेक्टिव होता है मेन अगेन बोल रहा हूँ मेन, ऐसे 3 होता है। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, सॉरी, फंक्शन होता है, काम होता है। क्या काम होता है भाई? अच्छा, कॉस्ट वाले आदमी का, अच्छा बताओ तो ऑपरेशनल मैनेजर जो होता है कंपनी का, उसका 2 ऑब्जेक्टिव बताओ मुझे। फंक्शन बताओ, भूल जाते हो। फंक्शन बताओ, ये करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है एक ऑपरेशनल मैनेजर, भूल गए? हाँ, वो तो एक पॉइंट याद है आपको। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स स्लैश रेंडरिंग ऑफ सर्विस, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा आफ्टर सेल्स सर्विस। ये 4 फंक्शन ऑफ कौन है? ऑपरेशन मैनेजर। वैसे ही पक्का फाइनेंस मैनेजर का भी कोई काम होगा। फाइनेंशियल मैनेजर का काम सुनना, पैसा, समझ में आ रहा है? पैसा 2 चीज का करते हैं, एक तो पैसा को कैसे लगाए, यानी उनको कितना 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 एलोकेट करे, और दूसरा भाई ये पैसा एलोकेट करने से पहले पैसा तो लाना पड़ेगा धंधे में, तो पैसा कहाँ से लाए। तो 2 मेन काम समझ में आया, पैसा कहाँ से लाए और पैसा कहाँ लगाए। अच्छा लगा ये वर्ड? क्या बोला? पैसा कहाँ से लाए, और ऑन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टर्म ऑफ योर सिलेबस द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसा कहाँ से लाए? अरे सर हम लोग अपना बढ़िया हिसाब बात करेंगे, बट फाइनेंस क्या बात करता है? वो सीएफओ बोला ना, मतलब थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए, तो क्या बोले? प्रोक्योरमेंट ऑफ, और वही दूसरा वाला जो अपने बोले ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। क्या नाम लगाया? इन्वेस्टमेंट ऑफ। ये 2 काम होने के बाद जिन जिन से पैसे लिए थे, इन्वेस्ट करने के बाद कुछ कंपनी रिटर्न कमाएगी, वो रिटर्न को क्या करना होगा? वापस बांटना होगा, जिसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। क्या बुलाते हैं? यही 3 काम है किसका? फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर को 3 काम करना है कंपनी में। पैसा कहाँ से लाए, पैसा कहाँ लगाए, और वापस जो पैसा लगाए थे वो आया होगा, जो रिटर्न आया और जो पैसा आया वो वापस देना है जिससे पैसा प्रोक्योर किए। बस 3 काम। फ्लो ऑफ मनी देखता है पूरा, पैसा लाना है, बिजनेस में लगाना है, कमाना है, और वापस जो लोग भी दिए थे उनको वापस दे देना उनके डिजायर रिटर्न के साथ। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये क्यों करना है अब ये सोचो। इस बार मैंने पहले फंक्शन बोला, अब इस फंक्शन को क्यों करना है ये सोचो। ऑब्जेक्टिव, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। आप सोचो ना, अगर आप कोई कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, जैसे कि कंपनी छोड़ो, अपने पापा क्या है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजर। अपने लोग कोई सीएफओ सीईओ नहीं रखे, अपने बहुत छोटा दुकान चलाते हैं, हमारा भी बड़ा बाजार में दुकान है। पापा ही खुद सीईओ है, खुद प्रोप्राइटर है, खुद ही मैनेजर है, खुद ही सारे डिपार्टमेंट के होल्डर है कि नहीं? उनका क्या मकसद है जल्दी बताओ? वेरी गुड, प्रॉफिट कमाना। गलत, ठीक से बोलो इस बात। ये वर्ड ऐसे मत बोलो, मैं बोलूं। हमको मेरे पापा कभी ये नहीं बोले भाई पैसा कमाना। मेरा पापा और हम लोग सब सोचता है पूंजी होना चाहिए। ये वर्ड कैसा लगा? पूंजी, सर नहीं समझे पूंजी। मैं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ, एक पिक्चर देखा होगा आपने जिसमें बोला था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, और वो बोलता है वापस अमिताभ बच्चन मेरे पास माँ है। याद आ रहा है पिक्चर? एक पिक्चर है जिसमें वो क्या नाम है उस हीरो का, सामने वाले का मैं भूल गया, गोरा गोरा करके जो था, वो बोला मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, सब कुछ है, आज तेरे पास क्या है? बोलता मेरे पास माँ है, माँ। बट हम तो बोलता बेवकूफ़ी दिखाया उस पिक्चर में। उल्टा माँ को जिस दिन पता चलेगा दूसरा बेटा के पास ये है, तो वो माँ उसके साथ नहीं रहेगी, माँ उसी के साथ रहेगी जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है। हम काहे उसके साथ रहे जिसके पास नहीं है? हम भी उसी बेटे के साथ रहेंगे ना जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है। ये तो मैं पिक्चर का बात बोल रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सोचो।
कोई भी फाइनेंस मैनेजर का बिजनेस से या कोई भी लाइफ से एक ही ओरिएंट, जैसे एक एन इंडिविजुअल आप क्या चाहते हो, एक बड़े होके क्या बनना, सीएमए बन के क्या करना, पैसा कमाना, गलत। सर एक घर हो मेरे नाम पे सर, सर एक गाड़ी लेना है सर, सर और जगह जगह पे घूमना है, ट्रैवल करना है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, सोच रहे हो मैं वर्ड क्या बोला, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, खुश रहना सर, हैप्पीनेस, पैसा ही पैसा हो, 10 तरीके का जगह का मेरा नाम हो, मतलब होता है ना ये जगह जाए, ये मेरे नाम का है, कितने का है तेरा, खरीद लिया, चल चल ये कितने का, चल खरीद लिया, मतलब क्या, रुको हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, यानी कोई भी जन का, फाइनेंस मैनेजर का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना केवल नहीं है, वेल्थ कमाना है। वर्ड क्या आया, वेल्थ। लाइक फॉर एन इंडिविजुअल, जैसे हमारे घर में अगर बोलो आप, लेडीज लोग और हम लोग के जो भी वेल्थ होते हैं, अपने क्या बोलते हैं, ज्वेलरी, कितना ज्वेलरी है भाई इसके पास, आज अपने लोग के लिए क्या है, ज्वेलरी, ज्वेलरी इज दी वेल्थ ना। आज अपने देखते हैं ना कितना पैसा वाला है सर, इसके पास पता है ये लाल गाड़ी में आता है अमेज में, आपको मालूम है सन सिटी में रहता है जिसमें इसका 4 फ्लैट है, आपको मालूम है भैया इसके पास इतना करोड़ों का एसेट्स है, ऐसे बोलते हो ना आप लोग कोई भी जन को पैसा वाला है कि नहीं जज उसके प्रॉफिट से नहीं करते, उसके पूंजी से करते हो कि उसके पास कितने एसेट्स है, वेल्थ है। वर्ड क्या आया, वेल्थ है। हाँ, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, सर अब हम बोल रहे हैं कुछ ऑब्वियस है सर, वेल्थ तो तभी आएगा जब प्रॉफिट आएगा, मतलब प्रॉफिट का रिलेशन है किसके साथ, बट मैं एक बात बोलूं, प्रॉफिट इज नॉट ओनली रीजन टू अर्न वेल्थ, वेल्थ और कई तरीके से आ सकता है, यानी और फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वन ऑफ दी जरूर फैक्टर कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या एक वर्ड बोलूं जो आपने कॉस्ट में बोले थे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, अच्छा लगा, प्रॉफिट बढ़ाना या कॉस्ट गिराना, बात एक ही है, प्रॉफिट बढ़ाना या कॉस्ट गिराना एक, बट ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ, सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला वेल्थ पूंजी बढ़ाने के लिए नो डाउट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव को क्या फुलफिल करना होगा, बट दैट इज नॉट दी ओनली ऑब्जेक्टिव। मतलब सर प्रॉफिट ना कमा के भी वेल्थ बढ़ सकता है क्या, क्या प्रॉफिट ना कमा के भी वेल्थ बढ़ सकता है क्या, कोई भी कंपनी का, मैं हर साल लॉसेज है, मेरे इस क्वार्टर का लॉस था 10,000 करोड़, कितने का लॉस, कितने का, क्या साल का कि क्वार्टर का, 3 महीने का लॉस है मेरा 10,000 करोड़, क्या मेरा वेल्थ है, मतलब क्या मेरी पूंजी है, क्या मेरे शेयर मार्केट में प्राइस है, वैल्यू है। तो एक मिनट, अभी जो आप बात बोले वापस से सोचना, क्या प्रॉफिट होना ही वेल्थ क्रिएट करेगा, वेल्थ ऐसे भी क्रिएट होता है, बट यस प्रॉफिट इज वन ऑफ द रीजन, और अदर फैक्टर्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट, वेल्थ। तो वो क्या होता है भैया धीरे धीरे सीखेंगे, बट एक मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आया, पहला क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दूसरा क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या धन्यवाद। वेल्थ फॉर अस आर ज्वेलरी, घर गाड़ी बंगला, वही बोला ना माँ भी उसी के पास जाएगी, तो बताओ कंपनी के लिए पूंजी क्या है या वेल्थ क्या, मालिक लोग का पैसा, यानी क्या, इक्विटी, इक्विटी को मैं थोड़ा ठीक से बोलूं, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आज तुम कैसे बोलते हो पैसा वाला है, मालूम सर उसके पास मालूम है 20,000 रिलायंस का शेयर्स है, उसके पास 20,000, और आप इंटू करते हो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है और बोलते हो इसका मार्केट कैप इतना है। जैसे आप, जैसे कभी भी कोई और फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं, शाहरुख खान का जब अपने बोलते हैं ना क्या है भाई पैसा वाला क्या है, तो अपने बोलते हैं नेट वर्थ, एक वर्ड क्या बोलते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए अपने वर्ड क्या यूज करते हैं, उसका नेटवर्थ कितना है। नेटवर्थ कैसे देखते हैं सर, सर शाहरुख खान के नाम पे मन्नत है कि नहीं, तो शाहरुख खान के नाम पे मन्नत है, शाहरुख खान के पास ये चॉपर है, ये और फ्लैट्स लिए हुए हैं, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, करेक्ट, वो सब टोटल करके अपने क्या बोलते हैं, उसका नेटवर्थ क्या, हाँ उसकी कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, रेड चिलीज का, सब कुछ टोटल करके अपने बात करते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए जब ऐसे देखते हैं, तो एक कंपनी का जो मालिक है उनका नाम इक्विटी शेयर होल्डर, उन लोग का वेल्थ क्या है, हम उस कंपनी में मालिक है, मतलब मेरा वेल्थ क्या है, बोलो कंपनी का शेयर प्राइस, और आज अगर हम 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं तो 10 इंटू दैट शेयर प्राइस इज माई पूंजी, वेल्थ, यानी क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, जो आप अकाउंट्स में सीखते हो, क्या वर्ड बोला, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, यही करते थे आप, शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर इज योर वेल्थ इन दी कंपनी।
कि तुम इस कंपनी में रह के आज कितना पूंजी कमाया। क्या लॉजिकल नहीं लग रहा है बात? तो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? टू इंक्रीज प्रॉफिट या टू इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर? तो फाइनेंशियल मैनेजर जो वहाँ बैठा है ना, सीईओ, उसका एक ही काम है, मेरे कंपनी का शेयर प्राइस आसमान छू, खड़े नहीं, क्या छुए, आसमान छू। एक ही लॉजिक है उसका, कंपनी का शेयर प्राइस आसमान। उसके लिए अगर प्रॉफिट भी कमाना पड़े ठीक, वो कमाते हुए चलेंगे, और अगर कोई और रीजन पे डिपेंड करता है तो वो भी करें। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, मेरा शेयर प्राइस यानी मेरे मालिक पैसे वाले हों, क्योंकि कंपनी तो एक अलग आइडेंटिटी है जिसका कोई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस। कंपनी का कौन है एग्जिस्टेंस? उसके मालिक, यानी कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का क्या बढ़ाना, क्या बढ़ाना? वेल्थ बढ़ाना, मतलब मार्केट प्राइस बढ़ाना, मार्केट कैप बढ़ाना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए वो ये 3 काम करता है। पैसा लेता है, पैसा कोई ऐसे धंधे में लगाता है जिससे वो रिटर्न कमाए, और वो रिटर्न कमा के वापस दे देता है। बोलो, ऐसे तो कंपनी का और कुछ काम नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात? आइए इस पूरे स्टोरी को एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तैयार है सब? क्या रिजल्ट आ गया? बातचीत ना करे प्लीज। ये अकाउंट्स वाला है ना? हाँ, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, सुनो ना, 1 मिनट रुकना। हाँ, आवाज का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरे को ठीक करने दो। अब यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ क्लास 12 कंप्लीट हो गया है, और अब प्रोफेशनल ये है आप, और ये है आपकी आम जिंदगी। क्लास 12 कंप्लीट हो गया है, और अब प्रोफेशनल कोर्स सीए, सीएमए, सीएस में आप एडमिशन लेने वाले हो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होंगी, जैसे कि क्लासेस कौन से टीचर से लेनी है, उनकी फीस क्या है, फीस के रिक्वायर्ड पैसे पापा से लेने हैं या फिर एजुकेशन लोन लेना है, एक्सेट्रा। अब एडमिशन के बाद इंस्टीट्यूट तक जाना कैसा है? मेट्रो से जाना है तो पापा ही पैसा दे देंगे, बट
एसी गाड़ी में जाना है तो उबर के पैसे तो मम्मी से ही लेने होंगे। बड़े बड़े शहरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इन्हीं डिसीजन को लेने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि आप लोग सब अपने डेली लाइफ में करते हैं। यही डिसीजन बड़े बिजनेसेस के लेवल में फाइनेंशियल मैनेजर्स या बिजनेसमैन लेते हैं। इमेजिन अब आप एक प्रोफेशनल बन गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? एक आइडिया और फाइनेंस यानी कि पैसे। अब मान लीजिए आइडिया है आपके पास, तो आपको एस्टिमेट करना होगा फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रॉफिट और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अब इस अमाउंट को प्रोक्योर कैसे करना है? खुद की सेविंग यूज करे, जो कि तो है नहीं, तो पापा से ले या बैंक से लोन ले या दोस्तों को पार्टनर बना ले, यानी कि ओन फंड यूज करे या बोरोड फंड। पैसे प्रोक्योर हो गए, इन्वेस्टमेंट भी हो गए, प्रॉफिट कमा लिए, तो अब जहां जहां से पैसे लिए थे, यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको रिटर्न देना होगा, बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, ओनर्स को डिविडेंड देना होगा। ये चीजें डिसाइड करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब करने का मकसद क्या था? आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट कमाना, लेकिन नहीं, घर गाड़ी पैसे दिखने चाहिए ना, तभी तो आपके बाबू सोना आपके पास आएंगे, भले ही आप निठल्ले हो। वैसे ही ओनर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना फाइनेंशियल मैनेजर्स का फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी एक कारण है। तो चलिए अब इन बातों को थोड़े विस्तार में हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर समझते हैं। आओ, क्या एवरीबॉडी समझ में आया एक बार पूरा स्टोरी वापस से कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यही जो मैंने अभी बोला वही बात वापस से आपको एक विजुअल इफेक्ट के साथ दिख गया, ताकि आप लोग अब जब भी इस चीज को सोचो आपको वो स्टोरी याद आए। क्या आप आते वक्त ये सोचते थे पैसा कहाँ से ले? है कि नहीं? मम्मी से मांगे, पापा से मांगे, दादी से मांगे, दादा से, जो भी। और वैसे ही ये पैसे पापा भी सोचते यार इसको देते वक्त कि यार ऑटो में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, आज बस में जाना होगा। ऐसे अभी मेरा हाल है, अभी हमको उबर में आना पड़ता है कि नहीं? क्यों आना पड़ता है उबर में? ऑपरेशन हुआ है तो भाई उबर में जाओ, नहीं तो क्या करो, उबर मोटो कर लो, कभी सस्ता रूट है, मेट्रो में चले जाओ, बस में आ जाओ। बट सबका अपना अपना एक कारण हो गया कि यार अब उबर में जाना है, तो अपने क्या दिखाते हैं भाई कि भैया मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उबर में जाना है। तो ये सब जो चीज़ है कि पैसा कहाँ से लाए ये भी इम्पोर्टेंट है, और पैसा कहाँ लगाए ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर उस पूरे वीडियो को ध्यान से सोचो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले क्या करोगे? पैसा लगाओगे कि पैसा लाओगे? मैं पूरा वीडियो लगता है आपने देखा नहीं, मैं वापस से पूछ रहा हूँ, पैसा पहले लाओगे कि पैसा पहले लगाओगे? या चलो पहले प्रोक्योरमेंट डिसीजन सोचोगे कि पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन? सोचते देयर आर टू थिंग्स जो याद है, मेन दो थिंग जो मैंने बोला, एक प्रोक्योरमेंट और एक मैंने बोला इन्वेस्टमेंट। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर पहले क्या डिसीजन लेगा? पहले क्या डिसीजन लेगा? वेरी नाइस। गलत, वही पहले आपका सोच क्या था? पैसा लाना। बट अब उल्टा बात है, फाइनेंशियल मैनेजर पहले ये सोचता है, याद करो उबर ओला भी एकदम सेम एग्जांपल। आप पहले क्या सोचते? आज जाना कैसे है? उबर में जाना है कि ओला में जाना है कि मेट्रो में जाना है? और उस हिसाब से सोचते हो मम्मी से पैसे मांगे कि पापा से पैसे मांगे। करेक्ट कि इनकरेक्ट बात? आज ये छोटी छोटी चीजें जो आप डेली लाइफ में करते हो, यही फाइनेंशियल मैनेजर बड़े बड़े काम करते हैं करोड़ों में। अपने 10-20 रुपए का बात कर रहे हैं, वो लोग 10,000 करोड़ का बात कर रहे हैं। बट बात तो वही है, पहले क्या सोचते हैं भाई? जाना कैसे है, यानी क्या
इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। कोई भी आइडिया आया था, याद है उसके माथे पे एक आइडिया क्लिक हुआ था, तो वो उस हिसाब से पहले क्या सोचा था, इस आइडिया के कारण मेरे पास क्या क्या पैसे आ सकते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स मेरे को लगेंगे। पहले मैं क्या सोचा, कितने इन्वेस्टमेंट मेरे को लगेंगे। जैसे ही मैंने वो कैलकुलेट कर लिया, मैं क्या इसके पीछे गया, प्रोक्योरमेंट की तरफ, और फिर जो भी आया वो मेरा प्रॉफिट या लॉस होने लगा। तो पहला थिंकिंग वाइज क्या होता है, और फिर पैसे कहां से लाए। एक बार पैसा रियल टर्म्स में आ जाए उसके बाद लगाया जाता है, यानी ये एक हैंड इन हैंड प्रोसेस है। ऐसा मैं कभी बोल ही नहीं सकता पहले ये करो फिर ये करो। सोचो पहले इन्वेस्टमेंट और उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट करो, पहले प्रोक्योरमेंट और फिर इन्वेस्टमेंट। अच्छा लगा ये बात। इन थिंकिंग टर्म्स यानी नॉन मॉनिटरी टर्म्स, ये पहले होता है ये बाद में होता है। इन मॉनिटरी टर्म्स ये पहले होता है ये बाद में होता है। अच्छा लगा ये बात, समझ में आया ये बात। यानी दिस प्रोसेस गोज हैंड इन हैंड। मैं सब बोल ही नहीं सकता कभी कि भाई पहले यही होगा हमेशा। सोचते वाइज पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट सोचोगे। और वही क्या बोला बताइए, पहले प्रोक्योर करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। एक और प्रोसेस होता है, मैंने जो बोला रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में एक बार बात नहीं किया मैंने। फिर मैंने बोला ये सब काम आखिर फाइनेंशियल मैनेजर करता क्यों है। तो अपने को लग रहा था अभी तक प्रॉफिट कमाना, आप हमेशा से वही बोल रहे थे, याद करो ओएम भी वही बोलता है। अच्छा कॉस्ट भी वही बोलता है, क्या कॉस्ट मिनिमाइजेशन, वहां वर्ड क्या था, ओएम क्या था, ओएम ओएम क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिस इज विच इज अचीव ट्रू वे, ओएम बोलता है पहला कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर कस्टमर। यही दायरा है इन लोग दो का, और इस वजह से ये लोग कभी भी फाइनेंशियल मैनेजर नहीं बन सकते। फाइनेंशियल मैनेजर एक लेवल ऊपर जाता है, वो बोलता है कॉस्ट वॉस्ट रहने दे, प्रॉफिट रहने दे, क्या कमाएंगे, वेल्थ कमाएंगे। तो ये तो डिफरेंस एक सब्जेक्ट का आया। क्या एक डिफरेंस सब्जेक्ट आया, एफएम, फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर बनने के लिए सर आज हम एक सीएमए होंगे तो क्या हमको फाइनेंशियल मैनेजर का नौकरी मिलेगा, स्ट्रगल है। पहला 2-3 साल 5 साल हो सकता है नहीं मिलेगा, बट जब आप एक एक्सपीरियंस ले लोगे तो मिलेगा। यानी मेन पैसा इन लोग को मिलता है, असली सैलरी ये लोग ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये लोग कंपनी के कितने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो आज इतना बड़ा डिसीजन जिसके कारण या तो कंपनी डूब जाएगा पूरा या तो पूरा ऊपर चला जाएगा। आज अनिल अंबानी मुकेश अंबानी दोनों एक ही जन के बेटे, और उन दोनों के पास शुरुआत में पैसा बराबर। आपको मालूम है आज से 12 साल पहले अनिल अंबानी वॉज इन टॉप 100 रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फोर्ब्स में आता था वो, और वर्ल्ड में, और अब तो इंडिया में था वो कुछ टॉप 20 में, और मुकेश जी का नंबर ही नहीं था कहीं। बट आज देखो वो छोटा भाई फक्कड़ हो चुका है। फक्कड़ मतलब फक्कड़, जेब में कौड़ी नहीं है उसके पास, एक कौड़ी नहीं है उसके जेब में, खत्म हो गया। 2 बार भाई के पास चला गया, बड़े भाई के पास, भाई बचा ले। वो बोला कितना बार बचाएगा बे, तो एक बार बचा लिया फिर तो डूब गया। पैसा तो मुकेश अंबानी का पास भी उतना से कम था पहले, और इसके पास ज्यादा था। धीरू भाई अंबानी तो दोनों को बराबर हिस्सा दे के गए। आज देखो एक बेटा कहाँ से कहाँ उस पैसा को मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बेटा माइनस कर दिया। कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचो कि सर क्या होगा। जैसे एक बहुत अच्छा चीज बोला मैंने, एक बहुत अच्छा स्टोरी सुना था और आपने भी शायद सुना होगा। जैसे एक आदमी बोला कि माय ग्रैंडफादर, सुना है, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक ईच डे 8 miles टू वर्क। माय फादर हैड अ ऑल्टो, अपने जमाने में बोले तो ऑल्टो। आई हैव अ मर्सिडीज। माई सन वुड ट्रेवल इन अ, मालूम क्या, फरारी या बोलो और बहुत बढ़िया कार। बट यू नो माई ग्रैंड सन विल यूज टू वॉक अगेन। बोला क्यों सर ऐसा, बहुत अच्छा लाइन बोला वो। बोला वीक टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग टाइम, वीक टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट मनी, मनी मतलब समझो मनी, मनी क्रिएट्स वीक पीपल। समझ रहे हो,
वो वीक टाइम, स्ट्रगल अगेन। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात। और ऐसा आप देखते ही होंगे, जैसे मैंने अभी बेस्ट एग्जांपल लिया एकदम हूबहू आपके आंख के आगे, अनिल अंबानी मुकेश, दो भाई, और आज कहाँ एक और कहाँ एक, कहीं नंबर ही नहीं है उसका। तो पैसा होना भी सिर्फ बड़ी बात नहीं है, पैसे को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात। और इनका होल्डिंग रहता है एक एफएम का, पैसा बहुत मिलता है इन लोगों को सैलरी के रूप। और आप अगर सीएमए के साथ कुछ और कोर्स को, सीए को भी नहीं मिलता है नौकरी, इसमें कोई को नहीं मिलेगा। इसमें चाहिए सीए प्लस सीएफए प्लस एमबीए, या एमबीए कर लो और सीए कर लो, या तो सीएफए एमबीए कर लो, तो हाँ एकाएक नौकरी लगता है स्टार्टिंग। सीएमए एमबीए करो, एमबीए इन फाइनेंस करने से आपका नौकरी लगने का चांस हो जाता है। क्यों पता है? एमबीए इन फाइनेंस में आपको 6 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता है इस, बट अभी आप आर्टिकलशिप जब करोगे ये सब चीज़ नहीं सीखोगे, आप ऑडिटिंग सीखोगे। तो यदि आप सीखे ही नहीं हो तो वो काम कैसे मांग रहे हो? हाँ, एमबीए करते वक्त जो 2 साल का एमबीए होता है, उसमें फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर्स में आपको उसके बाद जाना होता है 3 से 4 महीना का इंटर्नशिप। वो सब देखो, वो सब बेकार पैसा लेने वाला बात है। मेरा एक कजन कर रहा है, लंदन घूमने गया, 25 लाख रुपया लगा गया। अब वहाँ पे भी होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग 3-3 महीना के लिए बाहर भी लेके जाता है, कभी कुछ कभी वहीं पे कराता है, वो होता है, बट उससे कोई फायदा नहीं है। वो बीबीए टाइप का कोर्स हो गया। आपको एमबीए इन फाइनेंस करना है, मतलब वही टॉप 10 कॉलेजेस को क्रैक करना, टॉप 10 कॉलेजेस को क्रैक करना है, जिसके लिए आपको 12th में मिनिमम 98% आया हुआ होना चाहिए, 10th में मिनिमम 92% आया हुआ होना चाहिए, और एमबीए में 99.8 के ऊपर कैट में, और कॉलेज में करीब करीब 80%, और एक और डिग्री होना चाहिए, कुछ वर्क एक्स होना चाहिए 2 साल का, तब जाके तो एमबीए मिलता है। तो वही एमबीए के लिए भी पहले वो चीज़ देख रहे हैं ना, 10 चीज आपका पहले वो देखेगा, तब जाके आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री मिलेगा, फिर 1 साल पढ़ाई वो करोगे, फिर उसका 3 महीने का इंटर्नशिप करोगे, फिर कॉलेज कंप्लीट करोगे, और लास्ट में जाके आप एक फाइनेंशियल जॉब पाओ। कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अबे वो 9 लाख का नौकरी, 12 लाख का नौकरी तो तुमको सीए में दिला देगा, तो फायदा क्या हुआ? और तुम जितने साल, वो 2 साल वेस्ट करेगा, 2 साल 12 लाख कमा, तो अपने आप वो वर्थ इट ऑफ 20 लाख का पैकेज ले आएगा। 10th और 12th तुम लोग का कुछ भी मार्क्स देख के फेंक देगा, तो बहुत दूर का बात है। हम तो आपको बोल रहे हैं टॉप 10 क्या, आप लोग टॉप 50 में भी नहीं आएंगे। कैट में पहले ला के दिखा हमको 99.8, तुम्हारा कैट में 95 नहीं आएगा। अपना इंग्लिश ऐसे ही खत्म, मैथ्स तो और खत्म, और मैथ्स से पूरा क्वांट्स ही है, क्वांट्स, इट्स नॉट कॉल्ड मैथ्स, इट्स कॉल्ड क्वांट्स, मतलब डेटा। डेटा जिसको पढ़ना आता है, और आपको तो लाइन पढ़ना नहीं आता है। एक लेबर का सम्स पढ़ने में डर लगता है, और वही तो है उसमें, दिन भर XYZ लेके सम्स को करना, तो बहुत दूर है एमबीए, तो अपने से बहुत दूर है रे। छोड़ दे, छोड़ दे, सोचिए अपने अपना पहले ये संभाल लेते हैं लोटा, उसमें तो ठीक करे, जितना लोटा उतना तो पानी पिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वो आएगा, और ऐसा बात नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा, सीएमए को भी मिलेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा आपको दिखाना होगा कि आप क्या वर्थ इट हो। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, मेरा एक स्टूडेंट है जो आज वो काम कर रहा है सीएमए का, मनीष महातो, मैंने आपको बोला भी था। आज वो जैसा लड़का सीएमए होके फाइनेंशियल जॉब कर रहा है, और अपना एक कंपनी खोल के रखा है जहाँ वो शेयर मार्केट का काम कर रहा है। मैंने नवीन क्लासेस ने उसमें पैसा लगाया है, हर साल 5 लाख रुपया हम उसको देते हैं, और वो हमको रिटर्न देता है 20-25। वो लड़का का कंपनी वर्थ है अभी 5 करोड़ का। कितने साल का है सर? 24 साल। अपना कंपनी बना लिया 5 करोड़, और साथ ही साथ जॉब कर रहा है विप्रो में, 23 लाख का नौकरी एज अ सीएमए, और कुछ नहीं किया वो, और कुछ नहीं किया, और वो भी नॉन रैंकर, कुछ रैंक नहीं, वर्थ है उसको। नॉलेज गेन करता था, पेपर पढ़ता था डेली। आप लोग पेपर क्या, आप लोग दूर दूर तक इंस्टाग्राम ही देखते हो, पेपर तो बहुत दूर का बात है। पेपर तो मतलब होता है ना कि भैया क्या बोल रहे हो आप, आज तक कभी ऐप ही डाउनलोड नहीं किए कोई इकोनॉमिक्स टाइम का, बाकी चीज सब टिक करके रखे। इन शॉर्ट से वो भी देखेंगे नहीं, उसमें भी वो सब आएगा ना कि कटरीना कैफ आज यहाँ घूमने गई थी, वो जरूर पढ़ लेंगे, वो तो जरूर पढ़ेंगे। मीम के लिए जितना चीज देखना हो देख लेंगे, काम का चीज नहीं देखेंगे, और वही वो जीवन अपना बना लिया। आपको सच बता रहे हैं, आज पैसा पढ़ाई में नहीं है, पैसा नॉलेज का मिलता है। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट, एंड आई एम वांट
यू ऑल्सो डू दैट बाई योर सेल्फ। थोड़ा पढ़ो, अभी नहीं कल पढ़ो, मतलब इंटर के बाद सर जो टाइम मिलेगा उसमें डेली बेसिस पे 10-15 मिनट 20 मिनट का एक रीडिंग टाइम रखेंगे, जिसमें हम इनसाइट्स लेंगे। ये जो तो आप चीजें जानने लगोगे, तो आप अभी हम माना पेपर खोलोगे, आपको बोलोगे भैया ये वर्ड क्या बोल रहा है नहीं पता, मैं मान रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कहाँ मना करूँ, मैं नहीं बोलता टफ पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूँ T2 पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें तो बढ़िया आता है, फोटो वोटो भी, तो वो तो पढ़। अबे पढ़ने का आदत तो लगा, जिस दिन आदत लगेगा बगल वाला बिजनेस पेज भी खोलने लगोगे, और देखोगे तेल का दाम 2% गिरने से क्या हुआ, बैरल का एक बैरल का क्रूड ऑयल का दाम जो गिरा है उसके वजह से क्या हुआ, हमारे देश का नेशन का वैल्यू क्या है आज, इन्फ्लेशन रेट फूड का कहाँ से कहाँ चला गया, जीएसटी जबकि 5%। देखो एक बार, जानो ये सब बात। आप तो पढ़ रहे हो जीएसटी, आप तो पढ़ रहे हो कॉस्टिंग, तो वाई कांट यू अप्लाई दिस इन योर रियल लाइफ? यू आर नॉट। सर्विस कॉस्टिंग याद करो, एक एक चीज आपको बोला, सच में आप करते हो, आप सोचते भी नहीं हो बस का भाड़ा ऐसा क्यों है, अबे आसपास ही अपने कॉस्ट, सब चीज। ओएम का अपना एग्जाम्पल क्लास का दिया, याद करो, क्यों यहाँ रूम है, क्यों वहाँ रिसेप्शन है, क्यों वहाँ ऑफिस है, सब चीज में प्रैक्टिकलिटी है, आपको सिर्फ सोचने का देरी। और मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन आप चालू करोगे, आप भी वही मैंने बोला ना, कोई पीछे नहीं रहोगे। मेरे पास एक्सेप्शनल्स नहीं है, मैं तो पढ़ाता ही उस समय 1-2 जन को था, मैंने पहले भी बोला। मनीष वहां तो जब पढ़ा था वो अकेला सीएमए स्टूडेंट था जब पढ़ा था, और वो आज मेरेकल कर रहा है। मतलब हम सच बता रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण था, उस समय हम सिर्फ एफएम पढ़ाता था, 50 नंबर हमसे पढ़ने आया था, जबकि चाहता था जिससे 150 नंबर पढ़ रहा है उससे 50 नंबर पढ़ लेता। बोला नहीं भैया आप पीछे पढ़ना, और पढ़ने के बाद वो आज यही बोलता है भैया वही नॉलेज काम आ रहा है, हम तो कर ही फाइनेंस रहा है, जहां से भी आता है पहले हमको याद करता। अभी हम उसको 2 सीएमए इंटर्न भी दिए उसी के अंडर, वो अपने अंडर अब 4 इंटर्न रख सकते, सोचो, उसको कंपनी बजट देता है विथ अ पे स्केल ऑफ 15,000 to 18,000, आप इंटर्नशिप कर सकते। जो मेरे को ये करके दिखाएगा मैं भेजूंगा उन लोग का सीवी यहीं से, उस वो बोल रहा है भैया हमको भेजिए ना, हम लगवा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत, आर्टिकल सिर्फ आपका 15,000 18,000 का मैं लगवाने का बोल रहा हूँ, बट हमको वर्थ चाहिए, हम ऐसे नहीं भेजेगा। मेरे को नाम थोड़ी खराब करना है अपना, और उसको थोड़ी अपना नाम खराब करना है कंपनी में। हम जो भेजेंगे हम स्ट्रॉन्ग चीज भेज, हमको वर्थफुल दो, कि हम भेज रहे हैं तो अगला मेरे को वहां से बोले वापस फोन करके भैया क्या आदमी दी। आज वही चीज हमारे साथ हो रहा है, हम खैतान कंपनी में हर साल 2 आर्टिकल देता है सीए का, कोमल गुप्ता, आदित्य संचेती, अविनाश कौन भाई, आज तक मेरे को ऑफिस का जो मालिक है अरविंद भाई थी फोन करके एक ही बात बोलता है, मेरे को आदित्य संचेती चाहिए। हम बोला वो नहीं आएगा, 25 करोड़ का काम कर रहा है वो अपना बिजनेस चला के, आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा, वो मजा कर रहा है अपने बिजनेस। बोला उसके जैसा चाहिए है ना, देते रहेंगे, इंटर्न भर भर के देते हैं हर टर्म। इस बार आदित्य पटवारी को दिए, पिछली बार कोमल गुप्ता को दिए थे, उसके पहले बार फैज को दिए थे, अदृश को दिए थे, ऐसे कर करके हर साल मेरे यहाँ से जाता है एक आर्टिकल। गुंजन को दिए थे। हम सिर्फ एक ही चीज बोलता है, हम एक ही देंगे बट आप चिंता ही मत कीजिए, वो लोग खुश रहता है। बोला भाई ऐसा ही लोग चाहिए हमको अपने का, जो शिद्दत से काम। आप भी वो वर्ड दिखाओ हमको, हम भेजेगा आपका सीवी, हम बोल रहे हैं। और है आप लोग सब में पोटेंशियल है। मैंने भेजा है किसका मालूम तेरे को? पवन का। पवन को इसी के अंडर रखा है, मनीष महतो के। हाँ पवन वो करता रहता था, वो पढ़ कोशिश करता है, हम ये नहीं बोलता वो तेज है, हमको मालूम है मेहनती है, ये जानता है उसके साथ पढ़ा हुआ, मेहनती है, तेज वो भी नहीं है, उसको भी इतना कोई बुद्धि नहीं है, बट हाँ मेहनत कर लेगा। बोले हम सीख लेगा भैया, हमको मौका देंगे हम सीखेंगे। आपको भी सिर्फ वही एक जुनून दिखाना, मौका चाहिए सर। पहले सीए कर रहा था वो मालूम, 2 बार सीबीटी फेल हुआ, तीसरी बार पास हुआ, बट तब तक वो सीएमए में घुस चुका है। तभी वो बोल रहा है पीसीसी दे कि नहीं दे, सीएमए एक बार में निकाल लिया, एक एक ग्रुप करके ही भले बट निकाल लिया अगला। तो अगला का जैसा पोटेंशियल था वो अपने हिसाब से फिर जी रहा है, और आज वो 18,000 15,000 का इंटर्नशिप कर। आप लोग भी होगा, मेरा गारंटी है। जैसे चल रहा है पढ़ाई करते रहो, और अपने आप को थोड़ा पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन बहुत रिक्वायर्ड। आपको लगता नहीं है कभी कभी कि हम लोग जब खड़े होते हैं सीए के आगे, एमबीए तो दूर का बात है,
मतलब एक होता है ना, एक क्राउड का बात आ जाता है। मैं नहीं बोलता सीए का आप कुछ वैसा क्राउड का बात बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है। जब उनके आगे हम मुंह खोलते हैं तो एक हमको डोमिनेंस लगता है उनका, क्योंकि वो लोग का सोच थोड़ा डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है सोचने। वैसे एमबीए वाले से सोच डिफरेंट है सीए का। आज मेरा जो ये सोच आया, हम क्यों आया, हम जैसे आपको बोला हम एक्चुअली किया, तो मेरे को थोड़ा और माथा खुला, और उस वजह से मैं आपको खोल रहा हूँ। आप नहीं कर सकते हो कोर्स, कोई बात नहीं, मैं आपको उसका इनसाइट दे रहा हूँ। आपको तो मिल रहा है भाई, हम लोग के पास कोई बोलने वाला नहीं था, कोई मेंटर नहीं था हमारे जीवन। हमारा मेंटर हम खुद ही बने हैं, हम आपस में ही बने। आपको मिल रहा है मौका, यूज करो, जितना हो सकता है मुफ्त में एक्सट्रैक्ट कर लो इस आदमी से, उस आदमी से पर बैठा। वो कम आदमी है क्या? वो जो आदमी है ना, वो आदमी नहीं है, भगवान है। अविनाश संजय लड़का नहीं है, जेम है। उससे जो ले सकते हो ले लेना, जो सीखने उस आदमी से मिलेगा ना, कहीं नहीं मिलेगा। आई एम प्राउड कि आई एम हिज पार्ट। आई एम प्राउड कि वो लड़का जो मेरे 11th में मिलके, मेरे को 11th मिड में हम लोग दोनों ये सोच लिया है कि अपने दोनों साथ में जीवन में कुछ, और आज जीवन में क्या, आज पार्टनर है। मेरा बीवी को कई बात नहीं पता, उसको मालूम है, और उसका भी सेम है। और ऐसा नहीं कि कोई गलत बात, कुछ कुछ ऐसी बातें जो हमारे मन में आती है, हम लोग आपस में डिस्कस कर। आप ये सोचो कि एक ऐसा होना चाहिए, एक तो ग्रुप बहुत अच्छा है आप लोग का भी, बहुत अच्छा लगता है हमको, सबको प्रेरणा मिलती है आगे से आगे बढ़े, पढ़ाई करे। करेक्ट आकांक्षा? आपको भी पहले लगता था क्या है टाइम पास, बट अब लगता है सर सब पढ़ रहे हैं, हम भी क्यों नहीं पढ़े। आई हैव सीन चेंजेस इन मेनी ऑफ देम। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आप पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका बहुत एक ही असर है, पूरे दुनिया में एक ही असर है। आज हमारे भी फ्रेंड सर्कल की वजह से हम ऐसे होते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते। जिनके होते हैं ठीक है, जिनके नहीं होते उनका एक ही इन्वॉल्वमेंट है, कौन? दोस्त। हम लोग बाई चांस यंग है थोड़े, और थोड़ा आप लोग के साथ ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, तो आप लोग पे थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। वरना हमारे टाइम में टीचर हमको नाम से क्या, हमको चेहरा से भी नहीं जानते। हम 6 महीना बाद भी उसके पास जाएगा ना, अविनाश संचेती जब रैंक 1 लाया था ना सीएस में, मोहित अग्रवाल के पास जब गया, वो जानता भी नहीं था ये कौन है। मतलब इतना क्लास में फर्स्ट बेंच में आज तक बैठा है वो हमेशा, बट फिर भी उसको ये भी नहीं पता ये कौन था। हम सीएस कभी नहीं किया। हाँ, वो इंटर का, वो एग्जीक्यूटिव का क्लासेस वहां से लिया था, तो सीएस एग्जीक्यूटिव वहां से पढ़ा, रैंक 1 आया था उसका। इंटर पढ़ा था अमित सर के, और फाइनल पढ़ा सिद्धार्थ अग्रवाल के। अगला तो तीनों घाट का पानी पिया है। बट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बात वो नहीं है। आज वो मोहित अग्रवाल सर के जानता भी नहीं था, मोहित अग्रवाल की अविनाश संचेती, मतलब ये था जो रैंक 1। आज हम लोग जानते हैं आप लोग में क्या पोटेंशियल है, वो लोग को परवाह भी नहीं था कि कौन क्या है। वो लोग लास्ट में रैंक आएगा तो जरूर फोटो लगाएगा तुम लोग कि मेरा रैंक मेरे इंस्टीट्यूट से है। और हम लोग सलाह ला के भी हम लोग थोड़ा शांत रहते हैं, ठीक है यार, आ गया आ गया। आज तक अभी तक उन लोग को ही बाहर ले जाना है, हम लोग को घुमाना, फोटो डाल लेनी है एक भी साथ में खड़ा होकर। अरे नहीं, नहीं होता हम लोग से, नहीं होता। हमको मालूम है अगला का भी मेहनत है, हाँ हम लोग गाइड की, बट हमसे वो काम नहीं होता, होगा भी नहीं कभी। ये पक्का है, हम आपको भी गारंटी देता है, आप लोग सुनोगे, आप लोग भी अचीव करोगे टारगेट। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं। सेम चीज सीए फाइनल में अगला का ऑल इंडिया रैंक 3 आया, सिद्धार्थ अग्रवाल के वो लाइव क्लास में जाता था, बट उसके साथ वही प्रॉब्लम्स होते थे, डाउट क्लियर है, लोग नहीं जानते। रैंक 3 आया, वो कभी गया भी नहीं सर के पास वापस। सर का ही फोन आया चला कि तुम आओ तो मेरे से मिलना। नहीं, नहीं जाएगा। मेरे को पता है, मेरे को कुछ हेल्प नहीं, मेरा ये खुद का रैंक है, ये मेरा कोई और का हाथ नहीं। जिसके था वो उसके पास गया, सुदर्शन सर के पास गया, सोनी सर के पास गया, उसको मालूम है ये लोग थे जो मेरे को लाइफ में इन्फ्लुएंस की, जिनके वजह से मेरा रैंक आया है। थोड़ा इनको हक देंगे। तो यही आप भी सोचो कि आज आपको ये समझना होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल सबसे पहले है। अगर वो अच्छा होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, नहीं कोई रोक नहीं। टाइम पास मत करो, अब हाई टाइम आ गए, बंद कर देंगे अपने अपने सिर्फ पढ़ाई का। 150 नंबर हो गया भाई मेरा, अविनाश संचेती का भी अब 100 हो गया। फाइनेंशियल कंपनी बचा है, खत्म होने वाला है हमारा जर्नी जल्द ही। अक्टूबर में अपना पूरा सिलेबस शेष। फिर हम नहीं मिल पाएंगे आप लोग से, बट हाँ टेस्ट देने बुलाते रहेंगे, आप लोग को आते रहना है, डेवलप करते रहना है। हाँ भैया पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या होगा पता है, वो गैप आपको बहुत गंदा खाई में गिराएगा एग्जाम तक वाला। एकदम मोटिवेटेड रहना, मिलते रहना, हम बोल रहे हैं निकल जाएंगे, ठीक है ना। आपके टाइम का उज्जवल एक बार में निकला, पता है ना, दिन भर बेटा मेरे पास आता रहता था,
गेट की नहीं, यहीं रहता है वो तो, यहीं पड़ा ही यहीं रहता था। भैया कुछ बस करना है, सीएस कर रहा था वो, 3 बार सीएस दिया था, हुआ नहीं, एक बार में सीएमए इंटर बोथ ग्रुप्स निकाल। तो सब में कुछ जुनून आया कि नहीं करना है, करना है, करना आ जाएगा। मैं देखता हूँ आप लोग में पोटेंशियल, मैं तो कल भी बोला, इसके बाद अगर आपका रैंक नहीं आया सबका, जो कल पेपर देखे अपने दिसंबर 21 का, तो क्या क्या फायदा पढ़ाई। तब तो ये जो अपने किए, इट इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट। वी हैव डन अ लेवल अप थिंग्स फॉर सीएमए एंड इन द वेरी सेम पैटर्न जो आपके एग्जाम में आए। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? एक मोटिवेशन है आपके अंदर, पढ़ोगे देखना हो जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट एफएम एंड योर मोटिवेशन। हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, और ना हमको वो सब मोटिवेशन वीडियो डालना है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। हमको मालूम है आग आप ही लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। तो कभी कभी देते रहेंगे अपने, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं देता रहूंगा, मैं ना झाड़ूंगा, मैं सिर्फ सच्चाई बताऊंगा, ठीक है। आओ अब अपने लोग इस बातों को लिखते लिखते और एग्जाम्पल्स लेते हैं रियल लाइफ के, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो। क्या लिख रहे हो? सबसे पहला थीम नहीं, अभी ये चैप्टर का ही कुछ बेसिक्स चल रहा है, उसके अंदर नंबर 1 लिखना, ऑब्जेक्टिव नहीं, पहले लिखो। अच्छा चलो ऑब्जेक्टिव लिखो। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, एफएम, या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑनलाइन लाइफ क्लियर है सबको? वीडियो पक्का? ठीक है, बात कर रहा हूं मैं, घर बैठे बैठे वाला। जल्दी से बताओ दो ऑब्जेक्टिव, बट फॉरमोस्ट कौन सा लिखो? द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव of a financial manager, the foremost objective of a financial manager is dash. बताओ 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 बताओ। wealth maximization, the term is wealth maximization। अब बोलो MCQ आ गया? 4 बार चिल्लाने से याद होगा? नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इट मीन्स, लिखो अब इसका मीनिंग। इट मीन्स, इट मीन्स क्रिएटिंग हाई वैल्यू ऑफ assets, high value of assets, full stop. In case of company, in case of company, the wealth of the shareholder, yeah, rather the wealth of the equity shareholder, the wealth of the equity shareholder is calculated as dash into dash, is calculated as dash into dash। जल्दी बताइए। नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। is calculated as number of shares into market price per share। लिख लिया? नेक्स्ट पैरा, to achieve the wealth maximization objective, to achieve the wealth maximization objective, one of the factor may be, one of the factor may be
डैश मैक्सिमाइजेशन और डैश मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और क्या बोला, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। हेंस फुल स्टॉप देके इट इज द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, हेंस इट इज द secondary objective of financial management, hence it is the secondary objective of financial, hence it is the secondary objective of financial management. Done? पक्का एवरीबॉडी? नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या, बोलो बोलो, आपको ऑलरेडी मालूम है इतना देर में, वेरी गुड, लिखो फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो पेन खत्म, फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, रेडी? Broadly there are 3 main functions. Broadly there are 3 main functions of a financial manager. 3 main functions of a financial manager. Number 1, procurement of funds. Number 2, investment of funds. Number 3, redistribution of funds. Number 1, procurement of fund. Number 2, investment of funds. Number 3, redistribution of fund. एक बार हिंदी में अगर कोई लिखना चाहो ब्रैकेट में तीनों वर्ड का मीनिंग तो बताओ तो क्या, पैसा कहां से लाए, पैसा कहां लगाए, फिर पैसा वापस कैसे दे। एकदम सेम हिंदी में लिख लो सब अपने अपने भाषा में। पैसा कहां से लाए, पैसा कहां लगाए, पैसा वापस कैसे दे। पैसा कहां लगाए, पैसा कहां से लाए, पैसा कहां लगाए, पैसा वापस कैसे दे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। यही 3 काम बार 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 टू अचीव द अबव ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख लिया, नीचे लिखना। टू अ लेमैन, टू अ लेमैन, लेमैन समझते हो, मैंने ऑलरेडी बोला। लेमैन नॉर्मल पीपल नहीं, बंजारा पीपल, वो जिंगल वाला हु वाला, मतलब जिसको कुछ नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में। टू अ लेमैन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड सीम्स टू be the first function, seems to be the first function, but लिखना seems to, क्या लिखे हो, seems to be the first function, but while estimating or analyzing whether a project, while estimating or analyzing whether a project is to be done or not। एकदम वही एग्जांपल सोचना, प्रोजेक्ट मतलब मेरे लिए जाए कैसे, उबर में जाए कि मेट्रो में जाए, तो प्रोजेक्ट हो गया है मेरे लिए। क्या लिखे हो अभी तक बताओ,
project should be done or not? Firstly, we calculate the amount of investment required. The amount of investment required and its expected return. अब कुछ फाइनेंशियल भाषा नहीं लग रहा है, धीरे धीरे आने लगा. हाँ, धीरे धीरे उस दुनिया में जा चुके हैं. एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न. एंड इट्स एक्सपेक्टेड. आफ्टर कैलकुलेटिंग, फुल स्टॉप देखिए, आफ्टर कैलकुलेटिंग सच अमाउंट, we decide on source of procurement of fund and its cost. We decide on source of procurement of fund and its cost. ठीक है, फुल स्टॉप दे दिए. उसके बाद accordingly, after analyzing it, we first of all go for बोलो क्या? Procurement of funds. We first of all go for procurement of funds and then investment of such funds into the project. And then investment of such funds into the project. बोलो, ये कई बार थ्योरी क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्सेस प्रोक्योरमेंट डिसीजन, कौन सा पहला करते हैं. एकदम यही पैरा पे पैरा आपको समझ के लिखना है. क्या याद कर पाओगे? नहीं सर, समझ लेंगे तो अब अपनी भाषा में लिख लेंगे. मैं भी एकदम साधारण भाषा में लिखवाया. क्या बोलो, डन है आपको बात? बट कुछ अच्छे अच्छे शब्द बीच में आए, अगर ध्यान दो तो. एक वर्ड नया अभी जो पूरे बार में नहीं आया था, अंडरलाइन करना या मार्कर से कुछ भी करना. एक एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक इट्स कॉस्ट बोल के कुछ बोला था क्या, यानी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, उसको भी अंडरलाइन करना. ये दो बात को अंडरलाइन करना इस पूरे पैरा में. हाँ, कुछ भी तरीके से आपको जैसे करना है करो, आई डोंट केयर. मेरे को ये दो बात को ध्यान रखवाना है. कुछ दो नया शब्द आया अभी, एक आया एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक आया एंड इट्स कॉस्ट. याद आ रहा है? प्रोक्योरमेंट एंड इट्स कॉस्ट. ये दो शब्द भी बहुत काम की चीजें हैं, आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाए. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स. देखो यहां तक अगर सबको क्लियर हो तो ठीक है. एक वीडियो दिखाऊंगा और उससे जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या समझे इस वीडियो से, अगर आपको इतनी बातें पता चल गई. ठीक है, जितना अभी तक आप लोग जाने हो. ठीक है, गेट रेडी एवरीबडी फॉर अ वेरी नाइस वीडियो ऑन माय फेवरेट पीपल जो अभी तक एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में. इसका नाम है विजय माल्या. ही इज अ जेम. कौन सा था? गाड़ी वाला. अरे वो आदमी पता है बहुत ही तगड़ा आदमी है. उसका पापा भी बड़ा तेज था, बट वो तो सवा शेर निकला. विट्ठल माल्या तो था ही तेज, बट वो तो सवा शेर निकला. कहाँ पढ़ा हुआ है आपको मालूम है? मैंने बताया था क्या? कहाँ पढ़ा हुआ है विजय माल्या? कहाँ का है? अबे इंडिया में कहाँ रहता था? कलकत्ता में. कलकत्ता में कहाँ पढ़ता था? सेंट जेवियर्स कॉलेज. 3 साल सेंट जेवियर्स कॉलेज में क्लास लगाया हुआ वो भी. विट्ठल माल्या उसका बाप है. हाँ,
बट वो यहीं रहता था। जब पहले विट्ठल माल्या यहीं का है, फिर वो कंपनी में गया यूनाइटेड ब्यूरीज में, और वहां पे वो मैनेजर था, चेयरमैन बना। पहले यूनाइटेड ब्यूरीज था। किंगफिशर तो ये ही तो बोले इसका बहुत बड़ा कहानी है। और विजय माल्या जैसा दिमाग वाला आदमी नहीं था। वो कॉलेज से लेके ही वैसा काम चालू कर दिया जो अभी करता है। बट हम बताना चाह रहे हैं ये कि उसके पास दिमाग कितना था। वो उस समय से बिजनेस सोच रखता था, और उसका सबसे पहला बिजनेस सोच उसने अपने 17 साल में करवाया, और बहुत बड़ा बिजनेस किया। बड़ा बिजनेस किया मतलब बड़ा स्मार्ट काम किया। मैंने ये स्टोरी बताया, जो लोग फाउंडेशन में पढ़े हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो मेरा बात नहीं सुने। ही वॉज इन लंडन फॉर हिज, मतलब घूमने के पर्पस के लिए, और वैसे ही वॉज इन लंडन एक बार पढ़ने के पर्पस, घूमने के पर्पस के लिए गया हुआ था। एंड फॉर अ वीक ही वॉज ट्रेवलिंग टू इंडिया। तो पापा उसको बुलाया कि इंडिया आ जाओ, एक हफ्ता के लिए काम है, या कुछ काम से, कोई भी पर्सनल और दिस प्रोफेशनल, आई डोंट नो। जब वो लंदन में रह रहा था, उसके पास एक फरारी थी वहां पे, मतलब ही ओन्ड अ फरारी ओवर देयर। जब उसके पास एक फरारी था, वो क्या किया, वो गया बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, द मेन बैंक ऑफ लंदन, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड देयर ही आस्क्ड फॉर अ लोन ऑफ 500 पाउंड्स, ओनली 500 पाउंड्स, रफली यही पाउंड चलता है वहां पे, तो कुछ 500 पाउंड उसके जमाने में क्या करेंसी स्वैप रेट था, आई डोंट नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ रफ आइडिया। द बैंक ऑफ इंग्लैंड सेड, हम आपको लोन क्यों दे, वहां पे तो मॉर्गेज सिस्टम एंड सब चीज होगा, हम आपको लोन क्यों दे, आप कौन है। बोला हम विजय माल्या, मेरे पास ऐसा सच अभी कुछ नहीं है, बट यस आई कैन गिव यू दिस माई फरारी कार इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज। बोला चलो ठीक है, देखने गया। बोला मस्त कार है भाई, हाँ $500, 500 पाउंड वर्थ इट के लिए ये तो हम लोन दे सकते हैं मॉर्गेज पे। ले लिया, और फरारी कार वहां जमा कर दिया, और 500 पाउंड लेके आ गया हफ्ता भर के लिए इंडिया। हफ्ता भर तक बैंक ऑफ इंग्लैंड ये सोच रहा था कि ये 500 मांगा ही का, इसके पास तो फरारी है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको 500 पाउंड का दरकार पड़ जाए। तो वो लोग पूरा रिसर्च किया कि ये कौन है, तो पता चला है ये विट्ठल माल्या का बेटा है, ऐसा ऐसा है, यूनाइटेड ब्यूरीज के चेयरमैन है, वो बहुत पैसे वाले हैं वो। फिर ये लोन क्यों लिया, तो बोला रुको आने दो, उससे बात करें। जब एक हफ्ता बाद वापस वो पढ़ाई करने के लिए लंदन पहुंचा, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गया। दोनों सेफ तो बहुत दूर का बात है, वो तो बहुत दूर का बात है। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड को वो वापस अपना लोन चुकाया इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बोला कि सर आपको क्या दरकार पड़ गया लोन का, आप तो ये हो, आपको तो हम लोग पता किए। बोला वेयर इन इंग्लैंड वुड आई गेट 1 week पार्किंग ऑफ माई कार, एंड दैट टू एट अ वेरी सेफ प्लेस। कहाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड। वहां से कहाँ गायब हो गया, वहां से कहाँ गायब होगा। आपको मालूम है एक दिन का पार्किंग का कॉस्ट उस समय कितना था, अगर मैं कहीं भी लगाऊं, नहीं 70 भी नहीं था, करीब करीब था 7 पाउंड एक दिन का। कितना था, 7 पाउंड। 7 दिन का कितना हो गया, करीब करीब मैं बोल रहा हूँ अगेन, ये कितना होता है, 50 पाउंड पकड़ लेते हैं रफली। इंटरेस्ट रेट आपको मालूम है उस समय वहां कितने होता है, वहां ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वहां पता है बैंक में पैसा लगने का आपको यहाँ इंडिया में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट। करेंट में भी आजकल मिलता है, सेविंग में तो मिलता ही है, फिक्स में तो बहुत ज्यादा मिलता है। वहां पता है बैंक में पैसा लगाने का आपको पैसा देना पड़ता है। तो कोई क्यों रखेगा भैया, बैंक में सेफ है। अपने यहाँ वो सोच नहीं था। अपने यहाँ बैंक में इंटरेस्ट इसलिए देना पड़ा ताकि लोग कच्चा का काम ना करें, लोग धीरे धीरे पक्का का काम करें, इंडिया एज इकोनॉमी ग्रो करे। इंडिया एज इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लोगों को लालच देना पड़ा कि तुम बैंक में पैसा लगाएगा, हम तेरे को 4% इंटरेस्ट देगा, तेरे को 2% इंटरेस्ट देगा। जबकि हिसाब से एक तरीके से तो बैंक मेरा और पैसा को ठीक से रख रहा है, हमको उसको पैसा देना चाहिए। और ये बाहर होता है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ ये सब चीज होता है। अदरवाइज आपको मालूम है यूएसए, इंग्लैंड, वहाँ अगर आप बैंक अकाउंट खोल के रखे हो, चाहे सेविंग्स भी, आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, आपका बैंक चार्जेस कटता है हर साल बेसी, क्योंकि आपका पैसा हम रख रहे हैं। तो भैया हम क्यों लगाएंगे बैंक, अबे सेफ है, तेरे घर पे सेफ नहीं है तेरा पैसा, बस उसका तुम उसको रेंट दे रहा है कि तुम मेरे तुम्हारे लॉकर में पैसा। सोचो अपने इंडिया में कितना अभी तक सोच वो चीज नहीं आया। तो ये चीज था वहां। तो अब सिंस
पैसा रखने का भी रेट है अगर, तो सोचो ना, लोन भी तो सस्ता होगा। कोई चीज इंडिया में उल्टा है, लोन बड़ा ज्यादा महंगा है, 10%, 15%, 12% होम लोन सुनते हो ना। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ लोन बहुत चीप रेट में मिलता है, मतलब हाईएस्ट 2%, 3% का रेट होता है, और वो भी हफ्ते का। ये तो मैं साल भर का बोल रहा हूँ। 500 इंटू 2% करीब करीब, इंटू 7/360 एक बार लेते हैं, रफ अंदाज निकालो तो कितना आ रहा है कैलकुलेटर में। 50 पाउंड की जगह 1 पाउंड का भी उसका खर्चा नहीं लगा। 0.19 पाउंड में बेटा 1 हफ्ता तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में पार्किंग करके रखा था, जहां स्क्रैच भी कोई बगल से जाता हुआ भी स्क्रैच नहीं करेगा। सोच पा रहे हो क्या दिमाग था उसके बाद। उस दिन उसको बहुत बड़ा आदमी मान, और फ्रांस में उसको इसीलिए बहुत बड़ा डॉक्टरेट का भी डिग्री दिया गया कि दिमाग है इसके पास, पैसा तो था ही, दिमाग भी बहुत। 17 साल की उम्र में ये काम कर सकता था, और अपने लोग सोचते भी नहीं है। सोचो, आज तुम सोच रहा होगा क्या बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है उस समय के लिए। ये पाउंड में 40-50 पाउंड बचा। सोच रहे हो इतना छोटा सा लड़का, 17 साल का लड़का जब ये सोच रहा है, तो आज जो वो 50-60 साल का आदमी है, वो तो क्या क्या सोच लिया होगा। बहुत, मतलब माई फेवरेट ही इज अ जेम। वो आज अपने लोग का पैसा मार के गया है, कोई बैंक का पैसा नहीं मारा है वो। एक एक टैक्स पेयर का पैसा मारा है वो, एक एक। आपको मालूम है उसने कितने का स्कैम किया है इन रूपी टर्म? यस, 9,000 करोड़ का रूपी स्कैम पे विजय माल्या इज वांटेड इन इंडिया राइट नाउ। और ये 9,000 करोड़ डिवाइडेड बाई कितना है? मोदी क्या बोलता है रे, अपने कितने हैं? 135 करोड़। क्या बोलता है हर दिन आता है तो? 125 करोड़ बोलता है, तो 125 करोड़ से डिवाइड करो तो इसको। अरे करो ना, ठीक है। 9,000 डिवाइड बाई ये, अच्छा 150 ले ले मेरे भाई, ले ना। ये करोड़ नहीं, करोड़ करोड़ तो कट गया। 9,000 डिवाइडेड बाई 150 कर लो, 60 रुपीज एक एक आदमी का। आपको आज लग रहा है मजाक? आपके घर में टोटल कितने लोग हैं? 7-8 होंगे। आपके और रिलेटिव्स में कितने हैं? और 6-7 करके और। अब दिमाग घूम रहा होगा, 10,000 मेरा लेके गया है। सोच रहे हो एक एक आदमी का पैसा लेके, क्योंकि ये बैंक जब फ्लॉप हुआ, जो उसको लोन दिया उसमें पैसा किसका था? डिपॉजिट्स हम लोग का था। और अब बैंक हाथ खड़ा कर दिया, नहीं देंगे भाई। गया किसका? मेरा। बैंक को क्या जाता है बे? विजय माल्या अल्टीमेटली बैंक का पैसा थोड़ी गायब किया, मारा ही तो किया। क्योंकि बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? तुमसे। और अब तुमको वापस दे रहा है क्या बैंक? तब क्या कर लोगे तुम? 9,000 रुपया किसका लेके गया? अपना। यानी एक एक देशवासी को वो 60 रुपए का चूना लगा के गया। बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। आज 60 रुपया लग रहा है कुछ नहीं, बट ये बहुत 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 बड़ा बात है। एक मूवी का भी सीन आपने देखा होगा, वो छोटी सी बत्ती जो जलती है, आता है ना मीटर में, वो जो लाल बत्ती है, उससे आप कितना कमा लेते हैं। अपने को चुभता नहीं है, बट अगला देखो कितना कमा लेते। मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो आप रियल लाइफ में देखते हो। कभी भी एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में प्रीपेड टैक्सी की हो, बताया था, भाड़ा का भी 5 रुपये पर डे बेसिस पे वो आपसे ज्यादा लेता है। मतलब क्या? आपका 145 रेट होता है, वो बोलता है 150, बोला चेंज नहीं है। आप भी बोलते हैं ठीक है यार, 5 रुपए के लिए क्या माथा लगाए, बट गवर्नमेंट रेट लगा के रखा है 150। आपको मालूम दिल्ली का गल्ला उनका कितने का भरता है? मतलब अनबिलीवेबल। वो लोग महीना का करोड़ रुपया कमाता है एक गल्ले से। एक आदमी जो वहां बैठा है, जिसका सैलरी होगा 15,000 20,000, बट महीने का 1 करोड़ रुपया साइड इनकम करता है। वो जैसा आदमी जिसको आप देख के लगेगा अरे ये कहाँ से भैया करोड़पति। वो सब है उसके पास, दिखाता नहीं है वो। जिस दिन दिखाएगा उस दिन उसको ये काम करना शोभा नहीं देगा, और वो कभी 1 करोड़ वापस नहीं कमा पाए। तो भैया कर क्यों रहे काम? अब 1 करोड़ कमाया कैसे? यही काम करके जीवन भर करेगा वो। सोच पा रहे हो कहानी? तो स्कैम्स आर ऑल ओवर, और ये एक आदमी था जो बहुत अच्छा स्कैम करके गया अपने लोग के ऊपर। तो भैया आपको मजा क्यों आ रहा है? अबे दिमाग का बोल रहे। मेरा भी यही एक मकसद है। अभी हम जीवन में एक ही काम सोच के रखे हैं, एक तो स्कैम करेंगे। आपके साथ नहीं करेंगे, चलो
अपना स्टूडेंट लोग को छोड़ के। एक स्कैम तो जीवन में करेंगे, ये मेरा गारंटी। आप देखोगे आज नहीं तो कुछ, आज से 20 साल बाद आपको पेपर में फोटो आएगा वांटेड। आप बोलोगे अभी इससे तुम पढ़ा है वे, हम लोग तो, हाँ, आप बोलोगे इससे तो हम पढ़ा है वे, आप पक्का बोलोगे इससे हम पढ़ा है। अरे पापा अपने बेटे को बोल रहे हो, अबे ये आदमी ये हम लोग को पढ़ाता था मालूम। आप ऐसा बात बोलोगे। एक स्कैम तो करके जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं, करीब करीब 50,000 करोड़, कुछ ज्यादा नहीं, 50,000 करोड़ का कुछ ना कुछ तो स्कैम करेंगे। उस खत्म, मिलेंगे भी नहीं तुमको, दिखेंगे भी नहीं, कहीं नहीं दिखेंगे अपने, अपने कहीं चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कहाँ सेफ है क्या है उस समय तक हमको नहीं मालूम। हम श्योर है हम ये काम करना चाहते हैं और हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो बुद्धि लगाएंगे और हम कुछ कैम करके गायब हो जाएंगे और तुम लोगों को बोलेंगे हे गाइस कैसे हो सब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गायब, खत्म। 50,000 करोड़ का नुकसान तो करा देंगे यार देश को। अभी इतना पैसा है अपने देश के पास, वर्ल्ड बैंक से कितने का लोन लिया हुआ है, तो हम क्या है, 50,000 करोड़ क्या बड़ी बात है, क्या कुछ 33 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है अपने इंडिया में, तो उसमें से अगर हम कुछ 50,000 करोड़ ले भी ले तो क्या बड़ी बात है। ट्रिलियन डॉलर 33, हमारा कैलकुलेटर पता है ई दिखाएगा जब इंटू करोगे, तो 50,000 करोड़ तो यार क्या है। ठीक है, आओ, क्या कहानी समझ में आया? तो एक वीडियो देख रहे थे अपने, करेक्ट, विजय माल्या के ऊपर। आओ देखते हैं आप कैसे समझते हो वो फेल क्यों हुआ। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू 6.5 टाइप्स था। मैं दिखा रहा हूं आपको वीडियो, ध्यान देंगे सब, ओके। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स अक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरी के चेयरमैन बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया। 1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लिकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है, तो उसने अपना पूरा ध्यान लिकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्डवर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लिकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल्स से अपना ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपने लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है।
पर विजय माल्या हवाई सफर को लग्जरियस यानी आलीशान बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की और अपने सारे स्टाफ को बता दिया था कि सारे ट्रैवलर्स को मेहमान की तरह रखें। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्दी इंडिया के 25% से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन गई। फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया। पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए ये कंडीशन थी कि वो एयरलाइन कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो। पर किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की कगार पर थी। तो उसे खरीदने के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को अब बस 1 ही साल रुकना था। किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी। और अब एयर डेक्कन खरीदने से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसकी टिकट प्राइस भी ज़्यादा थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई। पर विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीज़ें पसंद ही नहीं थी, इसलिए विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, जिससे ट्रैवलर्स को अच्छी सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की सर्विसेज में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था और किंगफिशर रेड की टिकट प्राइस किंगफिशर एयरलाइंस से कम थी, इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को चुनने लगे। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और $140 पर बैरल तक पहुंच गए। रूपी की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। विजय माल्या ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी जहां पर बहुत कम एयरलाइन सर्विसेज देती थी, पर विजय माल्या का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि किंगफिशर एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। फिर विजय माल्या ने FDI अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इतिहाद एयरवेज भी गवर्नमेंट के FDI अलाउंस का वेट कर रही थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते पहले विजय माल्या ने किंगफिशर रेड बंद कर दी। वही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल की और फिर किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ इस वजह से भी नाराज़ थे कि जब एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे तब विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और किंगफिशर का बिजनेस बंद पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन में FDI को अलाउ किया। फिर इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ 1500 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन था उसे वो चुका नहीं पाई और बाद में विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ मीटिंग्स हुई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ का डेट था, जिसमें से विजय माल्या बैंक्स को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 6600 करोड़ देने के लिए तैयार था, पर बैंक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और आज विजय माल्या करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में वांटेड है।
बैंक्स ने भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े लोन अमाउंट देखना हर एक बैंक का। सबको लूटा नहीं है, सब बेवकूफ था जो इसको दिया, वो ठीक है, बट देख रहे हो क्या हालत था। अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबका अकाउंट है, मैं वही दिखाना चाह रहा था। पीएसयू है ज्यादातर इसमें, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें, प्राइवेट का तो नाम ही नहीं है। देखो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी कहाँ है कि सारे जनरली ऊपर वाले क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब पब्लिक बैंक है। यानी किसका पैसा, देशवासियों का पैसा। हम लोग किसमें पैसा लगा के रखे थे तब तक, पब्लिक बैंक में। प्राइवेट बैंक में भरोसा नहीं था अपने को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक बहुत बड़ा चीज था, और देखो 1600 करोड़ तो अकेला दे के रखा था। देख रहे हो हालत, ये वजह से क्या नुकसान हुआ। वो तो भाग गया, इसके सारे मैनेजर फंस गए। सुनो, लोन सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब कंडीशन से गुजर रही थी, तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक आईडीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में आईडीबीआई के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी चल रही थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है, और एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन कंपनी है, जिसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप यहाँ देख सकते हो। एयर इंडिया कई सालों से लगातार लॉसेस में चल रही है, और सालाना 2-3 हजार करोड़ के लॉसेस तो एयर इंडिया के लिए मामूली बात है। इन लॉसेस के चलते गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली एयर इंडिया को फंड प्रोवाइड करना होता है, और ये अमाउंट किंगफिशर एयरलाइन की लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा है। जिस तरह हम स्कैम्स और फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह इन चीज़ों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो आखिर हम सब टैक्स पेयर्स का ही है। अगर आपको समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, पैसा तो अल्टीमेटली अपना ही था, और आज भी हो रहा है ये, बट अपने देखते ही नहीं। पूरा दिखाता था तो उस चक्कर में ही तो तुम लोन का जस्टिफिकेशन देगा। टैली कैसे होगा बे? एसेट लाइबिलिटी टैली कैसे होगा? टैली करने के लिए एसेट भी तो जबरदस्ती बढ़ाना तो करना ही पड़ेगा। जितना लोन है उसको दिखने के लिए उसको फिक्टिशियस एसेट्स क्रिएट करना पड़ा। उपाय क्या है उसके बाद? उपाय 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, बंद कर रहा है। सब जा रहा है क्या तुम? 2 मिनट रुको। क्या डन है सबको? बोलो पक्का? तो आपका होमवर्क, इस वीडियो से आप मेरे को कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा नहीं, मेजर पॉइंट, वाई विजय माल्या फेल्ड, मेरे को वो चाहिए। राइज नहीं चाहिए। राइज का स्टोरी आपने सुना, मेरे को क्या चाहिए? वाई विजय माल्या फेल्ड। सोचना इस स्टोरी के बारे में, जानना इस स्टोरी के बारे में, जो भी। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास थोड़ा इसके ऊपर अपने वो होता है ना, एक डिबेट लड़े कि मैं सर मेरे को लगता है ये एक वन ऑफ दी मेजर रीजन था। मेरे को मेजर रीजंस चाहिए, छोटे मोटे रीजंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े रीजंस चाहिए, ठीक है? और उस बारे में अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे। फाइनेंस को समझना ही ऐसे है, प्रैक्टिकल लाइफ को समझ, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। 2 घंटा हो रहा है, 1 घंटा 50 मिनट। तो बाय बाय, टाटा। ओएम के लिए मिलते हैं 4:30 बजे।